discuss later. ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस टू बी इंक्लूडेड इन बोरोइंग कॉस्ट। कि अब एक्सचेंज डिफरेंस की हम बात करेंगे कि एक्सचेंज डिफरेंस का कितना पोर्शन आपका बोरोइंग कॉस्ट में आएगा, कितना नहीं आएगा, और वो जो कितना आएगा वो निकालेंगे कैसे, वो सारी चीजें। तो देखिए सबसे पहला हमने क्या लिखा, हमने कहा भी एक्सचेंज गेन अराइजिंग फर्स्ट टाइम विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। मान लो हमने आज की डेट में लोन लिया, लोन लेने के बाद पहली बार पहला ईयर एंड जब आया उसमें हमारा एक्सचेंज गेन हो गया। ठीक है, एक्सचेंज गेन अराइजिंग फर्स्ट टाइम 100 रुपए पर डॉलर के हिसाब से मैंने लोन लिया था। डॉलर अब 95 रुपए रह गया है, डॉलर 95 रुपए रह गया तो मुझे 5 रुपए पर डॉलर का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये पहली बार प्रॉफिट हुआ लोन लेने के बाद। पहली बार जो एक्सचेंज डिफरेंस आया पहले साल के एंड पे, वो एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट वाला है, उसकी हम बात कर रहे हैं। एक्सचेंज गेन अराइजिंग फर्स्ट टाइम विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस ओनली। देखिए हम यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट मानने की जो बात कर रहे हैं वो लॉस को बात कर रहे हैं। भाई लॉस ही तो मेरी कॉस्ट बनेगा ना कहीं। जो मेरा गेन है वो तो गेन है, वो तो इंडेस 21 के हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस में गेन के तौर पे आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट हो जाएगा और वो प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा मेरा। जब भी हम लॉस की मतलब एक्सचेंज लॉस की बात करते हैं तो वो जब भी हम लॉस की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वही तो मेरी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मतलब लॉस होगा तभी तो मैं उसको बोलूंगा कि इस लॉस को मैं पीएल में लॉस की तरह डाल दूं या फिर इस लॉस को मैं बोरोइंग कॉस्ट मानकर कैपिटलाइज कर दूं। बात समझ आती है आपके? ठीक है, तो गेन हमारा प्रॉफिट लॉस में ही जाएगा। उसके बाद देखिए गेन पे मैंने क्या लिखा हुआ है, बिकॉज गेन इज नॉट अवर कॉस्ट। ठीक है, गेन इज नॉट अवर कॉस्ट, ओनली एक्सचेंज लॉस इज अवर कॉस्ट। जो एक्सचेंज लॉस होगा वही तो हमारा कॉस्ट बन सकता है, विच मे बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट। देखो मे बी को मैंने हाईलाइट किया है, मतलब अब जरूरी नहीं है कि एक्सचेंज डिफरेंस अगर आ गया है और उसको कुछ एक्सटेंट तक आपने बोरोइंग कॉस्ट मान लिया है तो बोरोइंग कॉस्ट अब कैपिटलाइज भी हो ही जाएगी। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना एक अलग बात है। अभी मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि बोरोइंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कि कितना अमाउंट बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा, वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो अब कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। अब देखिए आगे की बात। अभी तक हमने क्या बात करी कि भाई एक्सचेंज गेन जो है ना उसका कुछ नहीं करना, कुल मिला के इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं। अब देखिए बोरोइंग कॉस्ट फॉरेन, अगर हम बाहर से लोन लेते हैं तो हमारी जो बोरोइंग कॉस्ट आती है वो क्या क्या आती है। सबसे पहला तो इंटरेस्ट की कॉस्ट। भाई मैं जो बाहर से लोन लूंगा उस बाहर से लोन लिए हुए पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट की कॉस्ट, ठीक है, वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट में शामिल होगा। प्लस एक्सचेंज डिफरेंस पार्ट ऑफ विच ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। कहता है वो एक्सचेंज डिफरेंस जिस एक्सचेंज डिफरेंस के जितने पार्ट को बोरोइंग कॉस्ट माना गया है, मतलब है वो एक्सचेंज डिफरेंस ही, एक्सचेंज लॉस है इंडेस 21 के हिसाब से, लेकिन फिर भी इंडेस 23 ने बोला कि चलो तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं और तुम्हारे इस एक्सचेंज लॉस को लॉस ना मानकर बोरोइंग कॉस्ट मान लेते हैं और इसको हम कैपिटलाइज भी कर लेंगे ताकि तुम्हारा प्रॉफिट लॉस जो है वो लॉस कम हो जाए या फिर प्रॉफिट बढ़ जाए अल्टीमेटली कंपनी का। भाई अगर मैं लॉस ना मानकर कैपिटलाइज कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, बेसिक सी बात है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर कह रहा है कि एक्सचेंज लॉस पार्ट ऑफ विच ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट, कि एक्सचेंज लॉस का जो पार्ट बोरोइंग कॉस्ट मान लिया गया। अब कितना पार्ट बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा वो अभी भी मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करता है, कहता है विल बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट। ये तो आपका कंसिडर किया जाएगा बोरोइंग कॉस्ट एंड विल बी कैपिटलाइज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। मतलब कहता है कि आपका जो फॉरेन करेंसी लोन पर आपने फॉरेन में इंटरेस्ट दिया है, फॉरेन बोरोइंग पर जो आपने इंटरेस्ट के नाम पर पैसा दिया है, वो तो आपका बोरोइंग कॉस्ट है ही, उसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, वो तो आपका बोरोइंग कॉस्ट माना ही जाएगा। लेकिन जो आपका फॉरेन बोरोइंग लेने में आपका एक्सचेंज लॉस हो गया है, झगड़ा उस पे है कि उस पर हम इंडेस के साथ में लड़ेंगे कि इस लॉस जो आपका एक्सचेंज लॉस हुआ है इसमें से भैया कुछ हमें जो है बोरोइंग कॉस्ट की तरह मान लो और उसको कैपिटलाइज हमें करने दो। लड़ाई उस चीज पे होगी। मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट तो एनी हाउ बोरोइंग कॉस्ट होता ही होता है,
इस पे कोई डाउट नहीं है। एक्सचेंज लॉस कुछ एक्सटेंट तक बोरोइंग कॉस्ट माना जा सकता है, और जितने एक्सटेंट तक बोरोइंग कॉस्ट नहीं माना जाएगा बैलेंसिंग फिगर, वो कहां जाएगा, पीएल में। मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। टू दी एक्सटेंट ऑफ, अब बात करते हैं आगे मेन बात, कि जो मैं टू दी सम एक्सटेंट बार बार बोलकर सस्पेंस क्रिएट कर रहा था, उस सस्पेंस को हम तोड़ने जा रहे हैं। कहता है टू दी एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट जो आप डोमेस्टिक में अगर लेते तो कितनी होती। बात समझ में आती है? इसको अभी हम समझते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है मैक्सिमम बोरोइंग कॉस्ट आप कितने अमाउंट को मानोगे। इंडियस ने कहा कि अगर आप फॉरेन में लोन ना लेकर इंडिया से लोन लेते तो आप कितना इंटरेस्ट देते। मैक्सिमम उतने अमाउंट तक की मैं आपकी बोरोइंग कॉस्ट अलाउ कर सकता हूं, मैक्सिमम उतने अमाउंट को मैं आपका बोरोइंग कॉस्ट अलाउ करूंगा, ठीक है। अगर आप इंडिया में लोन लेते तो कितना इंटरेस्ट देते, क्योंकि अगर इंडिया में लोन लेते तो इंटरेस्ट की ही कॉस्ट आती, एक्सचेंज डिफरेंस का कोई झंझट होता ही नहीं, क्योंकि इंडिया में ही लोन लिया है, डॉलर पॉलर का तो चक्कर ही नहीं है। जब डॉलर पॉलर का चक्कर है नहीं तो एक्सचेंज लॉस तो आएगा नहीं। इंडिया में अगर लोन लेते, सपोज टू बी टेकन इन इंडिया, कि अगर आपने इंडिया में लोन लिया होता तो आपकी इंडिया में बोरोइंग कॉस्ट कितनी होती, वो ले लो, माइनस इंटरेस्ट की कॉस्ट, जो आपने फॉरेन में इंटरेस्ट की कॉस्ट दी है वो आप माइनस कर दो। मतलब बैलेंसिंग फिगर को आपको एक्सचेंज लॉस को आपका बोरोइंग कॉस्ट मानेगा। एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे दूं या आगे चल के दूं? मैं आगे चल के आपको एग्जाम्पल देता हूं तो हम समझेंगे इसको, ठीक है। यहां पर कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट अगर आपकी है, ठीक है, या चलो अभी पूरा हम एग्जाम्पल देते हैं फिर हम समझते हैं। कहता है इसका कंक्लूजन क्या निकला, कहता है मैक्सिमम विच कैन बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन बोरोइंग इज, के कितना मैक्सिमम बोरोइंग कॉस्ट माना जा सकता है फॉरेन करेंसी के केस में, इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट इफ लोन वाज बोरोड फ्रॉम इंडिया, कि अगर लोन इंडिया से बोरोड किया होता तो जितना इंटरेस्ट देते उतने अमाउंट को बोरोइंग कॉस्ट माना जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए आप एग्जाम्पल देखना, इससे हम समझेंगे। अब ये एग्जाम्पल हम क्या समझ रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हम कहीं ना कहीं ये वाला प्लस ये वाला पॉइंट समझ रहे हैं, कि जब मैंने बोला कि बैलेंसिंग फिगर को बोरोइंग कॉस्ट मान लेंगे। एग्जाम्पल देख रहा हूं बिल्कुल ध्यान से, यहां से आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आ जाएंगी। केस 1 कहता है इंटरेस्ट रेट इंडिया में कितना, 12%, ठीक। इंटरेस्ट रेट डॉलर में मतलब यूएसए में कितना, 4%। देखिए जितनी भी डेवलप कंट्रीज होती हैं वहां पे इंटरेस्ट का रेट कम होता है, ठीक है। इसका फाइनेंशियल रीजन होता है, बाकी हम डिटेल में एएफएम में आप देखते ही हो, ठीक है। तो नॉर्मली इंडिया में इंटरेस्ट रेट 12% आ रहा है, फॉरेन में इंटरेस्ट रेट 4% आ रहा है। अरे तभी तो मैं बाहर गया हूँ लोन लेने, अगर मुझे इंडिया में ही सस्ता मिल रहा होता तो मैं इंडिया से ही ले लेता। मैं इसी लालच में तो गया हूँगा कि यहाँ 12% मिल रहा है, वहां पे 4% का रेट है सिर्फ, तो मैं वहां से ले लूं, ठीक है। देखिए मैंने बोरोइंग कितनी ली है, बोरोइंग ली है मैंने $1000 की ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को मैंने $1000 की बोरोइंग ली है, क्योंकि जब मैं बात करता हूं कि मैंने फॉरेन से बोरोइंग ली है तो वहां तो मुझे डॉलर में बताना पड़ेगा ना कि भैया मुझे $1000 का लोन दे दो, ठीक है। वो तो डॉलर की लैंग्वेज समझते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज रेट कितना है 1 अप्रैल 2021 को, 40 रुपए पर डॉलर। 31 मार्च 2022 को 50 रुपए पर डॉलर। इसका मतलब 10 रुपए पर डॉलर के हिसाब से मेरा रेट बढ़ गया है क्लोजिंग डेट पे। बात समझ आती है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट मुझे कब पे करना है, 31 मार्च 2022 में, ठीक। अब देखिए इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इन रुपी, अल्टीमेटली मेरे पास इक्विवेलेंट अमाउंट कितना आया होगा, वहां से मुझे $1000 मिले होंगे, और मैं 1 अप्रैल 2021 को अपने बैंक के पास गया हूंगा, उससे मैंने कहा होगा भैया डॉलर ले ले, मुझे रुपया दे दे, क्योंकि मुझे एक्सपेंड कहां करने, मुझे तो इंडिया में एक्सपेंड करने, तो मुझे तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में रुपया चाहिए, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप एएफएम में बहुत डिटेल में देखते हैं, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो मुझे अल्टीमेटली मेरे हाथ में रुपया चाहिए, लेकिन अमेरिका से तो मुझे डॉलर मिले होंगे, उन्होंने उनके बैंक ने तो मुझे डॉलर हाथ में पकड़ाए होंगे। लो $1000, $1000 लेके मैं प्लेन में बैठ के इंडिया में आया। मैं गया इंडिया के एसबीआई बैंक में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैंने उनसे बोला $1000 ले लो, मुझे रुपया दे दो। 40 रुपए के हिसाब से उन्होंने 40,000 रुपए मेरे हाथ में दे दिए। बात समझ में आती है? अब ये पढ़ो जो मैंने डब्बे की बातें लिखी, डब्बे की बातें बड़ी काम की होती है मेरी, ध्यान से पढ़ना। फॉरेन से लोन ना लेकर अगर इंडिया में ही बोरो किया होता तो रुपए में कितना पैसा बोरो करता, ठीक है, क्योंकि $1000 बोरो करके यूज तो इंडिया में ही करेंगे, अल्टीमेटली हाथ में रुपी करेंसी ही चाहिए, क्योंकि जो चीज मैंने लिखी थी, जो चीज मैंने बोली थी, वही चीज मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दे दी, ताकि आपको जब आप रिवीजन करोगे ना एग्जाम टाइम में, वहां पे ये चीजें काम में आएंगी। अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या लिख दिया हिंदी में, इतना सारा नोट्स बढ़ गए इससे, लेकिन बाद में काम में आएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे। अब देखिए मैंने बोला बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट में हमने क्या बोला, आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी और कुछ एक्सटेंट तक एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। तो आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, $1000 पर 4% के हिसाब से 50 रुपए पे कन्वर्ट करूंगा, अल्टीमेटली मैं $2000 का इंटरेस्ट दूंगा। $1000 पर 4% मतलब $40 का इंटरेस्ट देना है, लेकिन मुझे तो अल्टीमेटली रुपये में कन्वर्ट करके इंटरेस्ट दूंगा ना मैं, तो मैं क्या कहूंगा कि भी 50 रुपए के हिसाब से, क्योंकि ईयर एंड पे 50 रुपए हो गया है, तो 50 रुपए के हिसाब से $40 पर $40 का इंटरेस्ट 50 रुपए से कन्वर्ट किया तो $2000 का इंटरेस्ट का खर्चा आया। बात समझ आती है? अब देखिए दिस विल बी फुल्ली ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। ये $2000 तो 100% नो डाउट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बोरोइंग कॉस्ट है ही, कोई डाउट नहीं है। इंडेस को भी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इंडेस कहता है ये इंटरेस्ट का खर्चा तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट है, मैं लिख कर ले लो चाहे मुझसे, कोई डाउट नहीं है इस पे। झगड़ा किस पे है, झगड़ा है एक्सचेंज डिफरेंस पे। यहां पे आप समझना, एक्सचेंज डिफरेंस मेरा कितना हुआ, $1000 पर 10 रुपए पर डॉलर बढ़ गया, तो मेरा $10,000 का एक्सचेंज लॉस हो गया ना, $10,000 का एक्सचेंज लॉस हो गया ना, ठीक है। तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट ना बोलकर मैं टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन लोन, अगर मैं बात करूं कि मैंने कितनी कॉस्ट इनकर करी फॉरेन करेंसी लोन पर, तो क्या आंसर आप दोगे, आप कहोगे सर $2000 तो इंटरेस्ट पे करना है आपको, और $10,000 का एक्सचेंज लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली आपका $12,000 की फॉरेन करेंसी की कॉस्ट आ गई। अब मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं इंडेस से ये कहना चाहूंगा कि इंडेस $2000 तो देखो मैंने इंटरेस्ट की कॉस्ट इनकर करी, ये भी तुम मेरी बोरोइंग कॉस्ट मान लो, और एक्सचेंज लॉस भी जो मेरा हुआ है वो भी तो लोन लेने की वजह से ही हुआ है, इस एक्सचेंज लॉस को भी मेरी आप जो है बोरोइंग कॉस्ट मान लो, और सर्टेन कंडीशन मेरी मान लो फुलफिल हो गई है, जो हम आगे पढ़ेंगे वो मान लो फुलफिल हो गई है कि कैपिटलाइज करने की कंडीशन, तो $12,000 को मेरी कैपिटलाइजेशन मान लो कि $12,000 मुझे कैपिटलाइज करने दो क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में। मैं ऐसा किससे बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं इंडेस से जाके, इंडेस 23 से। अब इंडेस 23 मुझे क्या समझाएगा, इंडेस 23 मुझे क्या समझाएगा, इंडेस कहेगा दिस विल बी पार्शियली ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। कहता है 2000 तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, फुल्ली ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट, कोई डाउट नहीं, लेकिन इस 10,000 में से पार्शियली आपकी बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट कर सकता हूं, और पार्शियली आपका इंडेस 21 के हिसाब से खर्चा मान लूंगा, मतलब $10,000 में से कुछ पोर्शन आपका मैं बोरोइंग कॉस्ट मान लूंगा, है नहीं बोरोइंग कॉस्ट, एक्सचेंज डिफरेंस साफ नजर आ रहा है 21 के हिसाब से, लेकिन चलो मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करते हुए मान लूंगा कि ये बोरोइंग कॉस्ट है, और उसको मैं तुम्हें कैपिटलाइज करने दूंगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, और कुछ पोर्शन को, इस 10,000 में से कुछ पोर्शन को मैं कह दूंगा कि नहीं भाई ये तो एक्सचेंज लॉस ही है, इसको तो पीएल में उठा के डालो। अब कहते हैं बट हाउ टू कैलकुलेट दैट पार्शियल वैल्यू विच कैन बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। कहता है वो पार्शियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, फर्स्ट पॉइंट कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि आप ये देखो कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट दैट कैन बी कंसिडर्ड एट बोरोइंग कॉस्ट विल बी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन इंडिया इफ लोन वर टेकन इन इंडिया। इंडेस मुझे क्या कहता है, इंडेस मुझसे ये कहता है कि आपका मैक्सिमम बोरोइंग कॉस्ट
मैं उतना ही मान सकता हूं जितना अगर आप इंडिया में लोन लेते तो इंटरेस्ट पे करते। मैक्सिमम उतने अमाउंट को मैं बोरोइंग कॉस्ट मान सकता हूं आपकी, उससे ज्यादा मैं आपकी बोरोइंग कॉस्ट अलाउ नहीं करूंगा। उस मैक्सिमम अमाउंट में आपका फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट जो दिया है वो भी आ गया, एक्सचेंज डिफरेंस भी आ गया। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कहता है इफ लोन सपोज टू बी टेकन इन इंडिया, इंडियस ने मुझे बुलाया, कह रहे इधर आके बैठ जरा। इंडियस ने बोला कि अगर इंडिया में लोन लेते तो कितना इंटरेस्ट देते। हमने कहा क्योंकि मैंने बाहर से $1000 का लोन लिया है, इंडिया में लेता तो 40,000 रुपए का लोन लेता। 40,000 इक्विवेलेंट टू $1000, 40,000 रुपए का लोन लेता, 12% उस पर इंटरेस्ट देता, तो मेरा 4800 रुपए का इंटरेस्ट का कॉस्ट आता अगर इंडिया में लेता। ऐसा हुआ नहीं है, लिया तो मैंने फॉरेन करेंसी में ये लोन, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं अगर लेता, काश अगर ले लिया होता इंडिया में लोन तो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा कितना आता। इंडियस ने कहा देख 4800 रुपए से ज्यादा की बोरोइंग कॉस्ट तो मैं तेरी अलाउ नहीं करूंगा किसी भी हालत में, जो मर्जी चाहे कर ले। एक्सचेंज डिफरेंस कितना होता अगर मैं इंडिया में लोन लेता? 0 ऑब्वियसली। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में लिखकर नहीं दिखाना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 0 इंटेंशनली लिखा है कि एक्सचेंज लॉस मेरा इंडिया में अगर लेता तो कुछ नहीं होता। टोटल कॉस्ट कितनी आती मेरी? 4800 रुपए आ जाती अगर इंडिया में लेता, लिया नहीं है, अगर लेता तो 4800 रुपए की कॉस्ट आ जाती मेरी इंडिया में। बात समझ आती है? कहता है सो कॉस्ट ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? इसने कहा देख भाई, इस 4800 में से 2000 तो पक्का मैं तेरी बोरोइंग कॉस्ट मान ही रहा हूं, जो तेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है फॉरेन करेंसी में। कहता है मैक्सिमम लिमिट तेरी कितनी है? 4800। इंडियस ने बोला मुझसे कि मैक्सिमम तेरी लिमिट कितनी है बोरोइंग कॉस्ट की? 4800। मतलब 4800 रुपए तक का कॉस्ट को बोरोइंग कॉस्ट माना जा सकता है, 4800 रुपए से ऊपर नहीं मानूंगा। जिसमें से 2000 तो पक्का मैं खुद कह रहा हूं बोरोइंग कॉस्ट है, तू तो क्या ही लड़ेगा मुझसे, तो ये तो तेरी बोरोइंग कॉस्ट मान ली जाएगी। प्लस अब बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 4800 माइनस 2000, इसका मतलब 2800 रुपए का अभी तेरा जो है वो एक तरह से कोटा बचा है, तो 2800 रुपए तक एक्सचेंज लॉस को बोरोइंग कॉस्ट मान लो। मतलब इस 10,000 में से जो हम कह रहे थे ना टू दी सम एक्सटेंट, तो टू दी सम एक्सटेंट या फिर पार्शियली ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट, तो वो टू दी सम एक्सटेंट क्या था? बैलेंसिंग फिगर जो मैंने ऊपर लिखा था, मतलब 2800 के 4800 टोटल माना जा सकता है बोरोइंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी अगर तू लोन लेता तब भी तो मैं तुझे 4800 रुपए का बोरोइंग कॉस्ट माननी ही पड़ती मुझे। अगर तू इंडिया में इंटरेस्ट देता तब भी तो तू 4800 रुपए का इंटरेस्ट देता, और 4800 रुपए को मैं बोरोइंग कॉस्ट मानता, क्योंकि इंटरेस्ट तो बोरोइंग कॉस्ट होता ही है मेरी डेफिनेशन के हिसाब से। ये कौन कह रहा है? इंडियस मुझसे कह रहा है। तो इंडियस कह रहा है अगर तू इंडिया में लेता तो 4800 रुपए तू इंटरेस्ट पे करता, और इंटरेस्ट कॉस्ट तो एनी हाउ बोरोइंग कॉस्ट होती ही होती है बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन के हिसाब से। एक्सचेंज डिफरेंस को ही तो हमने कहा था कि कुछ एक्सटेंट तक होता है, तो 4800 रुपए तक का तो मैं इंटरेस्ट तेरा बोरोइंग कॉस्ट मान सकता हूं मैक्सिमम। 2000 तो तेरा है ही एक्चुअल में, तो 10,000 में से जो एक्सचेंज डिफरेंस है उस 10,000 में से 2800 रुपए तू बोरोइंग कॉस्ट मान ले, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है, कितना बचा बाकी कितना बचा? 10,000 माइनस 2800, 7200 रुपए का तुम खर्चा बुक कर लो इंडेस 21 के हिसाब से। बात समझ में आ गई? 2000 रुपए तो इंटरेस्ट का खर्चा, 2800 आउट ऑफ 10,000 एक्सचेंज लॉस ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट है। एक्सचेंज लॉस मान लिया एहसान करते हुए एक्सचेंज डिफरेंस को बोरोइंग कॉस्ट, तो बराबर 4800। तो इसका मतलब 7200 रुपए आप पीएल में डाल दोगे, पीएल में एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से। तो देखिए हमने क्या बोला, हमने कहा कि सबसे पहले मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? अमाउंट दैट कैन बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट विल बी amount of interest paid in India if loan were taken in India, that is 4800। सेकेंड कहता है अमाउंट विच विल ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट, जो फुल्ली ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट पेड इन फॉरेन करेंसी, जो एनी हाउ फुल्ली ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट होगा 2000 रुपए। ये तो मैं मानूंगा ही मानूंगा। मैक्सिमम लिमिट है 4800 रुपए, क्योंकि अगर इंडिया में लोन लेता तो भी 4800 इंटरेस्ट देता तो भी तो मैं बोरिंग कॉस्ट मानता उसको, तो मैक्सिमम वहां तक मानूंगा। 4800 में से 2000 तो तुमने जो है वो बोरिंग कॉस्ट एक्चुअल में ही पे करी है, वो तुम्हारी हो गई। फिर उसके बाद
कहते हैं अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस शैल बी ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट विल बी 4800, मतलब मैक्सिमम लिमिट माइनस जो आपने फुल्ली ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट। इंडेस खुद ही कह रहा है कि मैं मान रहा हूं इस 2000 को, तो ये जो 2800 रुपए आपका एक तरह से कोटा बचा, 4800 में से 2000 तो मान ही लिया, कहता है 2800 रुपए तक तो और मान ले, तो अल्टीमेटली तेरा 4800 रुपए बोरिंग कॉस्ट आ जाएगा। एक्सचेंज लॉस ट्रीटेड एज बोरिंग कॉस्ट। अब ये क्या है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर, इसी को मैंने ऊपर लिखा था बैलेंसिंग फिगर। बात समझ में आती है? ठीक। अब देखिए केस नंबर 2 क्या है। केस नंबर 2 बोलता है कि मान लीजिए अगर आपका, एक सेकेंड, मान लीजिए अगर आपका 31 मार्च 2022 में आपका डॉलर का रेट 41 आ जाता है तो क्या होगा। 41 अगर आ जाता है तो क्या होगा, ये हमारा एग्जांपल है, मतलब एक नया केस बनाया है मैंने ऊपर वाले को ही एक्सटेंड करते हुए। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1640 रुपए। कैसे, 1000 डॉलर पे 4% 41 रुपए के हिसाब से, 41 रुपीज के हिसाब से 1640। ये 1640 रुपए तो फुल्ली ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि ये तो आपका इंटरेस्ट का खर्चा है, ये तो आपका बोरोइंग कॉस्ट में आएगा ही आएगा। अब दूसरी बात कि एक्सचेंज लॉस कितना होगा। एक्सचेंज लॉस होगा मेरा 1000 डॉलर पे 40 रुपए का हो गया डॉलर, और जब लोन लिया था तो 41 रुपए का हो गया डॉलर, और जब लोन लिया था तो 40 रुपए का था, तो मेरा 1000 रुपए का एक्सचेंज लॉस हुआ है। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 2640 रुपए। फॉरेन करेंसी की टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 2640 रुपए। अब इस 2640 रुपए में से बोरोइंग कॉस्ट कितने को माना जाएगा, तो कहता है टोटल बोरोइंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट का खर्चा तो 1640 रुपए पूरा बोरोइंग कॉस्ट मान लिया जाएगा, और इस एक्सचेंज लॉस में से कितना माना जाएगा और कितना एक्सचेंज बोरोइंग कॉस्ट नहीं माना जाएगा, उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि भी इंडेस अब मुझसे फिर बोलेगा, कहता है आप अपनी टोटल लिमिट चेक करो। हमने कहा भी टोटल लिमिट कितनी है हमारी, टोटल लिमिट तो 4800 रुपए ही है, कि अगर इंडिया में हम लोन लेते तो हम मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट का खर्चा देते, तो वो हमारा कितना 4800 रुपए। 4800 रुपए में से उसने बोला कि देखो 1640 रुपए तो तुमने इंटरेस्ट के नाम का, हम खुद ही बोल रहे हैं बोरोइंग कॉस्ट है, तो अब एक्सचेंज लॉस तुम 3160 रुपए तक का मैक्सिमम मान सकते हो एज ए बोरोइंग कॉस्ट। लेकिन हमने कहा कि ठीक है हमारा तो है ही 1000 रुपए, तो मैक्सिमम 3160 रुपए तक का मान सकते हैं, लेकिन जब है ही 1000 रुपए तो हम पूरे 1000 रुपए को बोरोइंग कॉस्ट मान लेंगे। तो हमारा इसका मतलब पूरा 1000 रुपए एक्सचेंज लॉस बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट कर लिया जाएगा, और हमारा टोटल एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2640 रुपए। ठीक बात। अब देखिए यहां पर क्या फर्क है, यहां पर कुछ भी हमारा ऐसा नहीं हुआ कि कुछ एक्सचेंज लॉस हमें पीएल में डालना पड़ा हो, क्योंकि हमारा विद इन लिमिट था। बैंक बोलता है, सॉरी इंडेस बोलता है कि आप मैक्सिमम 4800 रुपए तक का आप बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट कर सकते हो अपने टोटल कॉस्ट को, जो आपने फॉरेन करेंसी लोन में जो आपकी कॉस्ट आई है इंटरेस्ट प्लस एक्सचेंज डिफरेंस, उसको 4800 रुपए तक आप कर सकते हो। हमने कहा ठीक है हमारी तो है ही 2640 रुपए ना, हमारी फॉरेन करेंसी में लोन लेने पर कॉस्ट ही 2640 आई है, तो ये पूरा का पूरा ट्रीट हो जाएगा बोरोइंग कॉस्ट। दिक्कत तब आती है जब ऊपर वाला केस आएगा कि जब आपकी टोटल बोरोइंग कॉस्ट जो एक्चुअल में आई है वो आपकी एलिजिबल से ज्यादा निकल रही होगी, तब हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा उसमें से भी जितना आपका बोरोइंग कॉस्ट है वो आपका कितना माना जाएगा, मैक्सिमम 4800 रुपए तक। तो ये सिचुएशन तभी आएगी जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट लिमिट से ऊपर निकल रही होगी। ठीक बात समझ में आती है। जो हमने फर्स्ट वाला केस करा, यहां पर पूरा 2640 रुपए हम बोरोइंग कॉस्ट मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही मान लो अगर 4800 रुपए से ऊपर निकलेगी, तब हम देखेंगे कि अच्छा एक्सचेंज डिफरेंस अब कितना माने बोरोइंग कॉस्ट और कितना पीएल में डालें। बात समझ में आती है। तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा हमने कहा कि आप लिमिट देखो, लिमिट 4800 रुपए है, तो हमने कहा 4800 तो टोटल लिमिट है, उसमें से 1640 रुपए हमने बोरोइंग कॉस्ट ऑलरेडी मान लिया है, और 3160 रुपए तक और मान सकते हैं। फिर हमने कहा अप टू दिस एक्सटेंट एक्सचेंज लॉस कैन बी कंसिडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट, बट अवर एक्सचेंज लॉस इज ओनली 1000 रुपए विच इज अंडर लिमिट। हमारा है ही 1000, लिमिट 3160 थी तो इससे कम ही है, तो इट विल बी फुली ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, ये केस नंबर 2 आ गया। अब देखिए एक हमने अलग केस बनाया है, मतलब एग्जांपल अलग है ये पूरा। ठीक है, बेस्ड ऑन द एग्जांपल 1 अबव, ऊपर वाले एग्जांपल 1 जो हमने सबसे पहला किया था, जिसमें 7200 रुपए का हमारा आया था एक्सचेंज लॉस।
अब देखिए यहां पर कहता है अगर आपका एक्सचेंज रेट 31 मार्च 2023 में कितना हो जाए, मतलब एक साल और आगे बढ़ गए हम, मतलब 31 मार्च 22 के बाद भी 31 मार्च 23 पे आ गए हम। 31 मार्च 23 पे अगर आपका एक्सचेंज रेट जो हो जाता है वो 48 हो जाता है, अब क्या होगा? कहता है एक्सचेंज रेट 31 मार्च 2022 पे 50 रुपए है, ठीक है, 50 रुपए एक्सचेंज रेट है 31 मार्च 2022 पे, उसके बाद 48 हो जाता है। तो अब देखिए क्या होगा, इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी आएगी? अच्छा मैं एक बार दोबारा से ना कनेक्ट करा देता हूं आपको भी और अपना खुद भी कनेक्ट कर लेता हूं। फर्स्ट वाले में हमारा क्या था, फर्स्ट वाले में हमने बोला था कि भाई 1 अप्रैल 2021 को 40 रुपए का डॉलर है, 31 मार्च 2022 को बढ़कर 50 रुपए हो गया, मतलब एक्सचेंज लॉस हो गया। और उसके बाद 31 मार्च 2023 को ये रह गया 48 रुपए, मतलब 2 रुपए का गेन हो गया अगले साल में। तो मतलब 3 साल कंसिडर करने हैं हमने, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, तो अब देखिए हमारा कितना आएगा, इंटरेस्ट का खर्चा कितना आएगा, $1000 पे 4% के हिसाब से 48 रुपए के हिसाब से, क्योंकि अभी 31 मार्च 23 के रेट पे देंगे ना हम इंटरेस्ट, 1920 रुपए का, ठीक है। 1920 रुपए का तो हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट का कॉस्ट आ गई। उसके बाद एक्सचेंज गेन कितना हो गया, अब देखिए गेन आएगा अब हमारा, ठीक है, एक्सचेंज लॉस नहीं आएगा, अब गेन आएगा इस साल में $1000 पर 2 रुपए पर डॉलर के हिसाब से आपका 2000 रुपए का एक्सचेंज गेन आ गया, कि आपका जो 50 रुपए का डॉलर था वो घटकर अब 48 रुपए का रह गया, तो 2 रुपए पर डॉलर के हिसाब से आपका गेन आ गया 2000 रुपए। अब देखिए यहां पे कहता दिस एक्सचेंज गेन इज एक्चुअली रिकवरी ऑफ एक्सचेंज लॉस recognized in previous year which was capitalized as borrowing cost of rupees 2800। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये आपका जो एक्सचेंज गेन आया है, ये एक्सचेंज गेन थोड़ी है, ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट में जो एक्सचेंज लॉस हुआ था उसकी रिकवरी ही तो है। ये जो हमारा 10,000 रुपए का हमने एक्सचेंज लॉस डाला था, उस एक्सचेंज लॉस की रिकवरी तो हुई है, जो 10 रुपए पहले घटे भी तो थे, उसके बाद 2 रुपए मेरा फायदा हुआ है, तो अब मैं इस 2 रुपए को फायदा ना कहकर रिकवरी ऑफ लॉस बोलूं। भाई जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल भी दिया था इंडेस 2 में या इंडेस 16 में, कि मान लो अगर आपके 100 रुपए का आपने शेयर परचेज किया, 100 रुपए का शेयर परचेज करके 80 रुपए का रह गया और 80 रुपए पे आपने बेच दिया, तो आपको 20 रुपए का लॉस हो गया। 20 रुपए का लॉस हुआ, उसके बाद 80 रुपए का आपने शेयर एक और परचेज किया जिसको आपने 85 रुपए का बेच दिया। तो अब आप क्या बोलोगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई तुम्हें तो 5 रुपए का फायदा हो गया कि तुमने 80 रुपए का शेयर 85 का बेच दिया, तो आप मुझसे क्या कहोगे, आप मुझसे ये कहोगे सर 5 रुपए का फायदा नहीं हुआ है, ये एक्चुअल में रिकवरी ऑफ लॉस है, ये तो हमारा जो 100 का खरीद के 80 का बेचना पड़ा, 20 रुपए का लॉस जो हुआ था उसी की ये रिकवरी हुई है 5 रुपए, ये गेन नहीं है। तो सेम सिचुएशन यहां पर है। शेयर ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आप इस चीज को समझ सकते हो, और एफएम में ये चीज हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पे आपको मैं सिर्फ एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेके समझाया है कि ये आपका रिकवरी ऑफ लॉस है, ये 2000 रुपए, ठीक है। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी है कि ये जो आपका एक्सचेंज गेन आया ना, एक्चुअली रिकवरी ऑफ एक्सचेंज लॉस रिकॉग्नाइज इन प्रीवियस ईयर विच वाज कैपिटलाइज्ड एज अ बोरोइंग कॉस्ट ऑफ 2800 रुपए। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में बोला था कि भाई जो 10,000 रुपए का एक्सचेंज गेन है आपका, 10,000 रुपए का जो एक्सचेंज लॉस है, उसमें से आप 2800 रुपए बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट कर लिया गया था, तो ये कहीं ना कहीं उस 2800 में से ही तो रिकवरी हुई है 2000 रुपए की, ठीक है। तो ये जो 2800 रुपए की जो रिकवरी, 2800 रुपए में से जो रिकवरी हुई है वो है ये 2000 रुपए, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, नाउ दिस 2000 गेन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बोरोइंग कॉस्ट। अब ये आपका बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, मतलब बोरोइंग कॉस्ट जो आपकी आई है उसमें से उसको आप कम कर दोगे 2000 रुपए से। क्यों, क्योंकि पास्ट में जब हमारा इंडेस क्या बोलता है कि जब पास्ट में लॉस हुआ था, आपका एक्सचेंज लॉस हुआ था, उस लॉस को मैंने आपका बोरोइंग कॉस्ट मान लिया था कि आपका लॉस ज्यादा आ रहा है, चलो इसको बोरोइंग कॉस्ट मानते हुए हम कैपिटलाइज करा देते हैं। अब जब सिचुएशन रिवर्स हो गई है आपकी कि बोरोइंग आपका एक्सचेंज गेन हो गया है, तो ये आप एक तरह से जो पिछला वाला कैपिटलाइज किया था उसकी रिकवरी है ये। तो जो पहले कैपिटलाइज करके आपने अपना बोरोइंग कॉस्ट बढ़ा दी थी, इस बार जो है बोरोइंग कॉस्ट में से आप रिवर्स कर दो इस 2000 रुपए को। क्यों, क्योंकि ये आपका रिकवरी ऑफ एक्सचेंज लॉस है जो आपने प्रीवियस पीरियड में किया था, ठीक है। नाउ दिस 2000 गेन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बोरोइंग कॉस्ट।
अब देखिए हिंदी वाली बातें ध्यान से पढ़नी होती हैं। कहता है पहले एक्सचेंज लॉस हुआ था तो बोरोइंग कॉस्ट माना था, बिल्कुल ठीक बात। अब गेन हुआ है तो बोरोइंग कॉस्ट की रिकवरी ट्रीट करेंगे और बोरोइंग कॉस्ट में से डिडक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। सिचुएशन रिवर्स हो गई। इंडेस कहेगा भाई आप ऐसे स्टोरी वाइज याद रखो मेरी बात को। इंडेस के पास पिछले साल हम रोते हुए गए थे, हमने कहा इंडेस एक्सचेंज लॉस हो गया, हमारा तो लॉस हो गया, इस लॉस को आप जो है बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करके कैपिटलाइज करवा दो और ताकि जो है हमारा प्रॉफिट लॉस में लॉस कम हो जाए जब हम खर्चे को कैपिटलाइज कर देंगे। तो हमने हाथ जोड़ जोड़ के इंडेस से रिक्वेस्ट किया था, तो इंडेस ने हमें अलाउ कर दिया था कि चलो ठीक है ये है तो एक्सचेंज लॉस ही इंडेस 21 के हिसाब से, लेकिन मैं चलो इसको बोरोइंग कॉस्ट मानते हुए आपका कैपिटलाइज करवा देता हूं, इसको मैं बोरोइंग कॉस्ट मान लेता हूं। अब जब आपकी सिचुएशन रिवर्स हो गई तो इंडेस कहेगा देख जब तेरे बुरे दिन थे तो मैंने तेरे ऊपर एक एहसान किया था कि तेरा एक्सचेंज लॉस को भी बोरोइंग कॉस्ट मान लिया था। अब जब तेरा गेन हुआ है तो अब गेन की सिचुएशन जब आई है तो जो जितने तक पिछले साल तेरा एक्सचेंज लॉस को मैंने बोरोइंग कॉस्ट मान लिया था, कम से कम उतने तक तो तू अपना बोरोइंग कॉस्ट को रिवर्स कर दे इस साल। तो हमारा 2000 रुपए 2800 से कम है, तो इस वजह से हम कहेंगे चलो ठीक है 2800 रुपए आपका बोरोइंग कॉस्ट माना गया था, तो अब 2000 रुपए को बोरोइंग कॉस्ट में से कम कर देते हैं। सिचुएशन रिवर्स हो गई, ठीक है। अब आइए आगे, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल है आपका कि अगर मान लीजिए एक्सचेंज रेट 31 मार्च 2023 को 44 रुपए हो गया। हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या बोला था कि 31 मार्च 2023 को 48 रुपए है। कहता है अगर मान लो 44 रुपए होता है तो क्या होगा? अब ध्यान से देखना। कहता है एक्सचेंज रेट कितना है 31 मार्च 2022 को? वो तो 50 रुपए ही है। बस हमने केस नंबर 2 में क्या किया है, 48 से 44 कर दिया 31 मार्च 2023 वाले दिन, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल 2021 को 40 रुपए, 31 मार्च 2022 को 50 रुपए, 31 मार्च 2023 को 44 रुपए। अब देखिए यहां पे इंटरेस्ट का खर्चा कितना आएगा, $1000 पर 4% 44 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1760 रुपए का इंटरेस्ट का कॉस्ट आ जाएगी। इसमें तो कोई लड़ाई नहीं है, ये तो आपका बोरोइंग कॉस्ट माना ही जाएगा। झगड़ा इस पे है। अब देखिए अब क्या होता है, अब हमारा क्या हुआ, एक्सचेंज गेन हुआ कितने रुपए का, 6000 रुपए का एक्सचेंज गेन हो गया। क्यों? 50 रुपए का जो रेट था वो 44 रुपए का हो गया डॉलर, तो हमारा $1000 पर 6 रुपए पर डॉलर के हिसाब से 6000 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना ये वाली चीज अब ध्यान से देखना जो हमने लिखी हुई है, इसको समझना। इस 6000 के दो टुकड़े, इस 6000 के दो टुकड़े, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा। 6000 रुपए में से जो मेरा ये गेन हुआ है, पास्ट में जो मेरा लॉस हुआ था 10,000 रुपए का, कहीं ना कहीं ये उसी की रिकवरी है, 6000 रुपए, बिल्कुल ठीक। अब उस 10,000 रुपए में से 2800 रुपए मैंने बोरोइंग कॉस्ट मानकर ट्रीट किया था, बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट किया था 2800 रुपए को पास्ट ईयर में, ठीक है। तो इंडेस क्या कहता है कि देख भाई 6000 रुपए का जो इस बार गेन हुआ है ना, इसमें से 2800 रुपए तो रिकवरी ऑफ एक्सचेंज लॉस ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट, कि 2800 रुपए तो तू उस लॉस की रिकवरी मान जो हमने पिछले साल तुझे बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करवा कर कैपिटलाइज करवा दिया था। तो 2800 रुपए तो आपका क्या है, रिकवरी ऑफ एक्सचेंज लॉस ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट, कि ये तो आपका लॉस रिकवर हो गया 2800 वाला। और जो बचा हुआ 3200 रुपए है, 6000 माइनस 2800, जो बचा हुआ 3200 रुपए है, इसका आप कुछ नहीं करोगे, इसको उठा के क्या करोगे, इट इज ट्रीटेड एज एक्सचेंज गेन एंड विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस, ये आपका प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। मतलब इंडेस ये कहता है कि भाई, इंडेस 23 ये कहना चाहता है कि आपने अगर एक्सचेंज लॉस पिछले साल हुआ था और उस एक्सचेंज लॉस को मेरे आगे हाथ पैर जोड़ के आपने बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करवाकर कैपिटलाइज कर दिया था, तो अब जब फ्यूचर में आगे आने वाले सालों में अगर आपकी सिचुएशन रिवर्स होती है, तो आप पिछली बार जो आपने कैपिटलाइज करवा ली थी चीजें बोरोइंग कॉस्ट मानते हुए, आप आने वाले सालों में अगर सिचुएशन रिवर्स होती है तो आप पीछे जो किया था ना उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। वो मैंने आपको ऊपर एहसान किया था कि आपका बोरोइंग कॉस्ट मान लिया था, एक्चुअल में तो वो बोरोइंग कॉस्ट नहीं था, वो तो एक्सचेंज लॉस था, पीएल में जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने ट्रीट करवा दिया था। तो अब अगर आपकी सिचुएशन, आपके अच्छे दिन आ गए हैं, तो अब आप उस लॉस को वापस करो, मतलब उस लॉस को रिवर्स करो, ठीक है। सिंपल ये चीज कहना चाहता है कि भाई अगर किसी के पास मान लो पैसे ना हो और मैं जो है उसको उधार के तौर पे पैसे दे दूं, ठीक है,
अब जब मान लो वो बंदा अच्छे पैसे कमाने लग जाए, फ्यूचर में उसकी जॉब लग जाए या उसका अच्छा कोई बिजनेस चल जाए, मुझे दिख रहा हो कि हाँ ये बढ़िया काम चल रहा है इसका और कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो मैं उससे अपने पैसे वापस लूंगा ना कि भाई मैंने तेरे बुरे वक्त में तुझे पैसे दे दिए थे उधार के तौर पे, अब अगर तेरी सिचुएशन रिवर्स हो गई है तो अब मेरे पैसे वापस कर। तो सेम ऐसे इंड AS 23 बोलता है कि जब तुम्हारा लॉस हुआ था तो मैंने उसको बोरिंग कॉस्ट ट्रीट करवा दिया था, अब फ्यूचर में अगर तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, रिवर्स हो गई है सिचुएशन, तो आप उस लॉस को रिवर्स करो। जितना मैंने कम से कम एक्सचेंज लॉस आपका ट्रीट किया था एज अ बोरिंग कॉस्ट, कम से कम उतना तो रिवर्स करोगे ही करोगे ना। तो वही चीज यहां पे बोली कि अगर तुम्हारा 6,000 रुपए का लॉस हुआ, 6,000 रुपए का गेन हुआ है, तो इस 6,000 रुपए में से 2,800 रुपए तो रिकवरी मानो, एटलीस्ट 2,800 रुपए जितना मैंने पीछे तुम्हारा एक्सचेंज लॉस को ट्रीट कर लिया था बोरिंग कॉस्ट, और बाकी बचा हुआ 3,200 रुपए जो है ये आप PL में डाल दो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंड AS क्या कहना चाहता है, इंड AS का फोकस इस बात पे है कि बोरोइंग कॉस्ट कम से कम मानी जाए, इंड AS का फोकस इस बात पे है। ठीक है, और अगर किसी वजह से ट्रीट कर भी रहा है वो आपके एक्सचेंज लॉस को, बोरोइंग कॉस्ट, तो बाद में आपको रिवर्स करना पड़ेगा सिचुएशन रिवर्स होने पे। बात समझ आती है? अगले एग्जाम्पल पे आए, केस नंबर 3। केस नंबर 3 और इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3 हम देखते हैं। अब देखिए, कहता है एक्सचेंज रेट जो है 31 मार्च 2023 को वो 44 रुपए ही है, मतलब जो हमने पीछे वाले एग्जांपल में देखा, और पार्ट ऑफ द लोन इज रीपेड, कुछ लोन रीपे भी तो कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ लोन रीपे कर दिया हो हमने पिछले साल में, तो क्या होगा। अब देखिए, एक्सचेंज रेट 31 मार्च 2022 को कितना, 50 रुपए, $600 वाज रीपेड ऑन 31 मार्च 2022 एंड 400 स्टिल ड्यू। अब देखिए $600 जो है वो हमने रीपे कर दिए 31 मार्च 2022 को, $1,000 थे, 1,000 में से 600 रीपे कर दिए तो 400 अभी भी बचे। अब इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, तो अब देखिए अब पूरे साल मैंने सिर्फ $400 का लोन यूज किया ना बैंक का, क्योंकि 31 मार्च 22 को मतलब इस साल के ओपनिंग में ही $600 रीपे कर दिए, तो $400 पर 4% 44 रुपए के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आएगा, 704 रुपए। ठीक बात। और एक्सचेंज गेन कितना आ जाएगा अब, $400 पर 6 रुपए के हिसाब से 2,400 रुपए। ठीक, क्योंकि अब तो एक्सचेंज गेन कितने पर निकालूंगा मैं, $400 पे, क्योंकि $400 ही तो मैंने इस बार यूज किए हैं, तो एक्सचेंज गेन जो भी आएगा मेरा वो $400 के हिसाब से आएगा, तो कितना आ गया, 2,400। ठीक, अब देखिए, अब हमारा जो एक्सचेंज लॉस था वो कितना था, हमारा 10,000 रुपए। ठीक, 10,000 रुपए एक्सचेंज लॉस जो था वो हमारा कितने पर था, वो हमारा था $1,000 पर, तो $400 पर लॉस कितना रहा होगा हमारा, 4,000 रुपए। भाई अगर $1,000 पर 10,000 रुपए का एक्सचेंज लॉस था, तो आपका $400 पर, सॉरी $400 पर 4,000 रुपए का अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस होगा। ये 4,000 क्या है, ये 4,000 है पार्ट ऑफ 10,000, उस 10,000 का पार्ट है। अब देखिए यहां पे ये ब्लैक वाला पोर्शन देखिए, कहता है आउट ऑफ 10,000 एक्सचेंज लॉस, 10,000 के एक्सचेंज लॉस में 2,800 वाज ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। 10,000 में से 2,800 बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट कर लिया गया था पास्ट ईयर्स में। ये बात हमें समझ लिए, फर्स्ट वाला एग्जांपल, बिल्कुल ये फर्स्ट वाले एग्जांपल से कनेक्ट करके लिखा है मैंने। ठीक है, पास्ट में 10,000 रुपए के एक्सचेंज लॉस में से 2,800 रुपए को बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट कर लिया गया था, कि था तो लॉस लेकिन बोरोइंग कॉस्ट मान लिया। सो हाउ मच अमाउंट वाज ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट आउट ऑफ 4,000। अगर 10,000 में से 2,800 को बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करा गया, तो अब जो आपका अनरियलाइज्ड एक्सचेंज लॉस है 4,000 रुपए का, उसमें से कितने को बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करा गया, तो 2,800 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000, मतलब 1,120। प्रोपोर्शनेट कर दिया, सिंपल। ठीक है, प्रोपोर्शनेट कर दिया कि भाई अगर 10,000 में से 2,800 करा गया बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट, तो 4,000 में से कितना पोर्शन बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करा गया होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट किया, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, 1,120 रुपए। तो इसका मतलब 1,120 रुपए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 4,000, ये $4,000, $400 पर कितना एक्सचेंज लॉस हमने करा होगा वो रिप्रेजेंट करता है। अब 2,400 में से कितना बोरोइंग कॉस्ट माइनस करें, क्योंकि 2,400 रुपए ये आपका गेन हुआ है ना, 2,400 रुपए जो आपका गेन हुआ है एक्सचेंज गेन, अब कितना बोरोइंग कॉस्ट के रिवर्सल के नाम पे माइनस करें, वो अमाउंट आएगा आपका 1,120। ठीक है, क्यों, क्योंकि $400 को रिप्रेजेंट करता है 1,120। 2,800 अब माइनस नहीं करेंगे हम, क्योंकि 2,800 जो है वो तो आपका 10,000
10,000 रुपए को रिप्रेजेंट करता था, मतलब $1,000 को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन अब तो हमारे पास सिर्फ $400 का लोन है ना, तो इस $400 पर कितना एक्सचेंज लॉस ऐसा है जो बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करा गया था आउट ऑफ 10,000, वो है आपका 1120। ठीक, तो 10,000 में से 2800 हमने बोरोइंग कॉस्ट मान लिया था, तो हमने कहा 10,000 में से 2800 अगर बोरोइंग कॉस्ट माना है तो 4,000 में से कितने को बोरोइंग कॉस्ट माना होगा, हमने कहा 1120। तो 1120 आप मान के चलो विल बी एडजस्टेड इन बोरोइंग कॉस्ट, मतलब ये आपका रिवर्सल ऑफ एक्सचेंज लॉस है जो हमने पास्ट ईयर में बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करा गया होगा। ठीक।